गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करूंगा सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हमने चर्चाएं की थी लास्ट क्लास के अंदर, और लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम की हमने बात की थी, जिसके तहत भारत में वायसराय की पोस्ट बनाई गई, राज्य सचिव की पोस्ट बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत यहाँ पे किया गया था। और यहीं पर हम चीज़ों की बात करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, पहलुओं पे बात करने वाले हैं। तो आपको पता भी होगा डियर स्टूडेंट सारी चीज़ों का कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, वर्चस्व स्थापित करने का कार्य किया था। भाई सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। अब उन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अधिनियम पढ़ेंगे हम, कौन सा? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किसको, इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल। किसकी बात करेंगे भाई? इंडियन काउंसिल की बात करेंगे। काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1861, भारतीय परिषद अधिनियम। किसकी बात करेंगे हम बात करने वाले हैं भाई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की। क्लियर भाई? अब सुनो ध्यान से चीजों को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और इसके अंदर पहलुओं पे बात करें डियर स्टूडेंट्स, जो पहलू हमें पढ़ने हैं, तो देखिए जो इंडियन वायसराय हुआ करता था उसको क्या हुई भाई, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर मिली गई। भारतीय वायसराय को लिख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय वायसराय को, भारतीय वायसराय को, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली भाई। अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की, जारी करने की अनुमति मिली भाई। किसकी? अध्यादेश जारी करने की अनुमति यहां पे मिली। 1861 1861 वायसराय ऑफ इंडिया गो टू द पावर टू डिक्लेयर ऑन द ऑर्डिनेंस पावर। तो ऑर्डिनेंस पावर की हम यहां पे बात करेंगे, शक्ति प्रदान की गई, पावर बात कर दी गई कि जो वायसराय था वो डिक्लेयर कर सकता है किसको? ऑर्डिनेंस पावर को। बात की जाए सर अध्यादेश होता क्या है, वर्तमान में इसकी जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, इसकी अगर हम बात करें तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए भाई। वर्तमान में दो व्यक्ति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। वर्तमान में
वर्तमान में दो व्यक्तियों के पास दो व्यक्तियों के पास दो व्यक्तियों के पास दो व्यक्तियों के पास यह पावर है। वो दो व्यक्ति कौन कौन है भाई? वो महान योद्धा कौन कौन है जिनको यह पावर दी गई थी? तो वो दो व्यक्ति कौन कौन से हैं भाई? एक का नाम क्या है डियर? एक का नाम है राष्ट्रपति और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है राज्यपाल। प्रेसिडेंट की और गवर्नर की हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 213 और अनुच्छेद नंबर 123 की हम यहां पे बात करें भाई, आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 213, राष्ट्रपति और राज्यपाल की हम बात करें तो राष्ट्रपति है जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आर्टिकल नंबर 123 की हम बात करें, इसके तहत क्या करता है? जो ऑर्डिनेंस पावर है उसको लागू कर सकता है, अध्यादेश को लागू कर सकता है। वहीं पे गवर्नर की हम बात करें तो 213। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, अध्यादेश होता क्या है और किस टाइम पे अध्यादेश लागू होता है, और इस अध्यादेश को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल ही क्यों लागू कर सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए भाई, मान के चले एक दौर ऐसा चला हुआ है, जैसे बात की जाए कोविड के दौरान की, तो लॉकडाउन लगा हुआ था और सत्र बैठ नहीं सकता था, संसद का सत्र बैठना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, और वहां पे संज्ञान लिया जाता है कि ये कानून क्या करना चाहिए, अभी इसको लागू करना चाहिए। क्या संज्ञान लिया गया भाई? एक संज्ञान लिया गया कि इस कानून को क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। तो अब यहां पे बिना सत्र के बैठे जो कानून लागू करने की पावर दी गई है किसको? राष्ट्रपति को। किसको दी गई है भाई? राष्ट्रपति को। जो वो पावर दी गई है ना डियर स्टूडेंट्स, उस पावर को क्या कहते हैं? हम उस पावर को अध्यादेश कहते हैं। ये पावर का प्रयोग राज्यपाल भी कर सकता है और अध्यादेश जो गवर्नर है या राष्ट्रपति है वो भी इस पावर का प्रयोग कर सकता है भाई। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ये बिल कब तक एक्टिव रहेगा? इस बिल की हम बात करें, सर ये बिल कब तक एक्टिव रहेगा? सर इस बिल की हम चर्चाएं करें तो देखिए, सत्र के बैठने के बाद, सत्र के बैठने के बाद 6 वीक के 6 वीक के अंदर अंदर अगर यह बिल संसद के अंदर, संसद के सत्र के बैठने के बाद 6 वीक के अंदर अंदर अगर यह बिल संसद में पास नहीं होता है, संसद में पास नहीं होता है तो यह बिल समाप्त हो जाएगा। यह बिल क्या हो जाएगा भाई? यह बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा जी? यह बिल समाप्त हो जाएगा।
क्लियर हुई जी। सत्र के बैठने के बाद 6 वीक के अंदर अंदर अगर यह बिल संसद में पास नहीं होता है तो यह बिल क्या हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह बात कही गई है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 213 और आर्टिकल नंबर 123 के अंदर ये कही गई है। और यही होता है आपका क्या, अध्यादेश। क्या होता है भाई, यही होता है आपका अध्यादेश। तो पता होना चाहिए अध्यादेश के बारे में। क्लियर जी। चलो अगले पॉइंटों पे बात कर लेते हैं और यहां पे क्या क्या कार्य किया गया। यहां पे देखिए एक व्यक्ति हुआ करता था भारत का वायसराय, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ करता था भाई, लॉर्ड कैनिंग की हम बात करें, लॉर्ड कैनिंग की हम चर्चा करें, इस बेचारे पे थोड़ी सी हम अगर बहस कर ले तो जो लॉर्ड कैनिंग था ये क्या हुआ करता था, इस टाइम पे वायसराय हुआ करता था भाई। क्या हुआ करता था, इस टाइम पे ये वायसराय हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था वायसराय। तो वायसराय की बात करें और पहला वायसराय ये हुआ करता था। अब सुनिए ध्यान से, इसकी हम बातें कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया भाई। क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू कर दिया भाई। क्या किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम, या फिर इसको कह सकते हो विभागीय प्रणाली। क्या भाई, विभागीय प्रणाली। ठीक है जी, विभागीय प्रणाली भाई। इसको क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली की हम बात करें, यहां पे चर्चा करें कि शुरुआत पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। सर ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, विभागीय प्रणाली क्या होता है। वर्तमान की हम बात करें, हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, क्या है हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो इसी पे तो काम कर रही है भाई, इसी पे तो वर्क कर रही है। उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकार दिए गए। कोई हमारा गृह मंत्री हो गया, किसी का पास वित्त मंत्रालय, किसी के पास रेलवे मंत्रालय, किसी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो इस प्रकार से चीजों को क्या किया गया भाई, सभी को बढ़ा दिया गया भाई। क्या किया गया, इस प्रकार से चीजों को सभी के लिए बढ़ाने का कार्य यहां पे किया गया था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए भारत के अंदर विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो लिख लीजिए इसी को विभागीय प्रणाली का जनक भी माना जाता है। विभागीय प्रणाली का जनक भी माना जाता है भाई। ठीक है, इसी को विभागीय प्रणाली का क्या माना जाता है भाई, जनक भी माना जाता है। ठीक है जी, क्लियर भाई। क्या माना गया, इसको जनक माना गया भाई। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, चीजों को आगे करते हैं कंटिन्यू। बात करें नवगठित केंद्रीय विधान परिषद की, किसकी बात करें हम बात करें नवगठित केंद्रीय विधान परिषद की। केंद्रीय विधान परिषद की हम बात करें भाई, इनकी हम चर्चा करें, अगर इन पे थोड़ी सी बहस की जाए तो लॉर्ड कैनिंग ने इसमें क्या किया भाई, 3 भारतीयों को शामिल किया। लॉर्ड कैनिंग ने इसमें
3 भारतीयों को शामिल किया भाई इसमें, 3 भारतीयों को, 3 भारतीयों को, 3 भारतीयों को शामिल किया गया भाई। क्लियर। लॉर्ड कैनिंग ने इसमें 3 भारतीयों को क्या किया, भारतीयों को शामिल किया भाई। ठीक है, 3 भारतीयों को शामिल किया। वो 3 भारतीय कौन कौन थे उनकी हम बात करें भाई। एक तो पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, कौन थे भाई, पटियाला के महाराज, पहला व्यक्ति पटियाला से, नाम क्या है भाई, नाम है नरेंद्र सिंह। कौन है जी, नाम है नरेंद्र सिंह। क्या नाम है भाई, नरेंद्र सिंह को शामिल कर दिया। उसके बाद बनारस के राजा देवनारायण, कौन है भाई, बनारस के राजा, बनारस से कौन है भाई, बनारस से है सर देव नारायण, देव नारायण कौन है भाई, बनारस से हैं देव नारायण, इनको शामिल कर दिया भाई। और हम बात करें आगे, तीसरा व्यक्ति कौन है भाई, तीसरे व्यक्ति की हम बात करें, चर्चा करें तो तीसरा व्यक्ति एक अहम रोल प्ले करता है, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। कौन है भाई, सर दिनकर राव। 3 व्यक्तियों को नवगठित केंद्रीय विधान परिषद की हम बात करें, इसके अंदर क्या किया भाई, इसके अंदर 3 भारतीयों को शामिल करने का कार्य किया गया। एक पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, उसके बाद बनारस के देवनारायण सिंह, और उसके बाद हम आगे बढ़ाएं तो कौन थे, सर दिनकर राव साहब को क्या किया, इसके अंदर शामिल करने का कार्य किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया भाई। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट, इसी अधिनियम के द्वारा लिखो, इसी अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास,
चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा, लिख लीजिए भाई साथ के साथ, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है भाई? इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास, किसकी बात करें भाई? इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास, किसकी बात करते हैं भाई? बंबई और मद्रास की हम बात करें, इनकी चर्चा करें। बंबई और मद्रास की विधान परिषदों को, की विधान की विधान परिषदों को, विधान परिषदों को कानून बनाना, कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की अथॉरिटी दी गई भाई। व उसमें संशोधन करने की स्वतंत्रता मिली। क्लियर भाई? इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की भी परमिशन मिली, उनको स्वतंत्रता मिली। वो क्या कर सकते हैं? इनमें कानून भी बना सकते हैं और इनमें क्या कर सकते हैं? संशोधन भी वो कर सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। अगला पॉइंट देख लीजिए। इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया भाई? इस अधिनियम के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, किसकी बात करें भाई? उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र तथा बंगाल, तथा बंगाल तथा बंगाल में, तथा बंगाल में बंगाल में नई बंगाल में नई विधान परिषद, परिषदों की स्थापना की गई भाई। क्लियर? की स्थापना भी की गई भाई। ठीक है? उसके बाद जो विधान परिषद हुआ करती थी, नहीं भाई सुनिए ध्यान से, विधान परिषदों के अंदर विधान विधान परिषदों की बात की जाए, विधान परिषदों में
गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं? वो सदस्य तो हुआ करते हैं उनके, लेकिन मंत्री मंत्री कुछ नहीं हुआ करते भाई। तो क्या कह सकते हैं? गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य किसकी बात करते हैं भाई? गैर सरकारी सदस्यों सदस्यों की कोई अहम भूमिका नहीं थी, कि कोई अहम भूमिका नहीं थी भाई, कोई भी अहम भूमिका नहीं थी। क्लियर भाई? कोई भी अहम भूमिका नहीं थी, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, अब बात करें इनको कोई भी अहम भूमिका नहीं थी, ये तो बात सही है। अब एक बात आती है सर बजट की। बजट पेश किया जा चुका है अपना। अब देखिए, ना तो ये लोग प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, लिख लीजिए, ना तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं जी, प्रश्न पूछ सकते हैं, ना ही बजट पर बहस कर सकते हैं भाई, ना ही बजट पर बहस कर सकते हैं। क्लियर भाई? बजट पर बहस नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। करो भाई, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से। ना तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, बजट पे बहस कर सकते हैं। ठीक है भाई? उसके बाद चलो आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और भी काफी सारे पॉइंट इसके अंदर हमें देखने हैं। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, अब देखिए, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता था भाई, ये अथॉरिटी उसको दे दी। जैसे ऑर्डिनेंस पावर की बात करें हम, ठीक है, अध्यादेश की बात करें। अब मान लो उसके द्वारा कोई कानून बनाया गया, क्या किया गया? मान के चलो उसके द्वारा क्या बनाया गया? कोई कानून बनाया गया भाई। तो जो ब्रिटिश संसद हुआ करती थी ना, वो उस कानून को क्या कर सकती थी? टर्मिनेट भी कर सकती थी। टर्मिनेट करने की पावर भी उसको दी गई थी, ये चीज भी हो सकती थी। ठीक है भाई? उसके बाद जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसकी जो कार्यपालिका की परिषद हुआ करती थी उसका विस्तार भी कर दिया गया। उसमें कितने सदस्य शामिल कर दिए गए? सर उसके अंदर 5 सदस्यों को शामिल कर दिया गया। कितने सदस्यों को शामिल किया गया भाई? सर उसमें 5 सदस्यों को शामिल करने का कार्य कर दिया गया, यानी कि 5वां सदस्य और उसके अंदर जोड़ दिया गया। कार्यपालिका का क्या कर दिया गया भाई? विस्तार करने का कार्य यहां पे किया गया था भाई। क्लियर यहां तक? चलो अब और आगे बढ़ाते हैं भाई। और इसी के तहत हम बात करें ना, AIPC इंडियन पेनल कोड, किसकी बात करें भाई? IPC। और किसकी हम बात करें? CRPC की। किसकी बात करें भाई? CRPC इंडियन पेनल कोड। और इनको क्या किया गया भाई?
लागू करने का कार्य किया गया भाई। इनको लागू कर दिया, पारित हुए थे 1860 के अंदर, लागू कब हुए? 1861 में इनको क्या कर दिया था भाई? लागू करने का कार्य यहां पे किया गया। अब चलो भाई आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो अधिनियम आएगा वो कौन सा आएगा भाई? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। किसकी हम बात करते हैं भाई? चलिए बात कर लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं किस पे? इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। चलिए भाई इसकी हम बात करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अंदर देखिए क्या क्या किया गया भाई। अब यहां पे क्या किया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर क्या किया गया? इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया भाई। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वर्ड ऑफ इलेक्शन, देख लीजिए। फर्स्ट टाइम किसकी बात की जाती है भाई? फर्स्ट टाइम इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन इंडिया वर्ड कौन सा भाई? इलेक्शन। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया भाई? भारत में पहली बार एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है इलेक्शन, निर्वाचन शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया भाई। इसके अंदर शामिल कौन कौन हो सकते हैं? गैर सरकारी सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, कॉलेज, वाणिज्य मंडल के सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं भाई? भाग ले सकते हैं। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया। फिर बात आई सर इलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है? सर इलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है? क्या रहने वाली भाई? इलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? सर इलेक्शन प्रोसेस तो इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा जी भारत के अंदर, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या होगा? चुनाव कर सकता है। उसके बाद हम बात करें भाई किसकी? इंडियन लोगों की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंडियंस गोट द राइट किसकी बात करें? गोट द राइट टू द डिबेट, टू द डिबेट ऑन बजट। जो भारतीय थे भाई, भारतीयों को है ना डिबेट करने का, बहस करने का, चर्चा करने का मौका मिल गया। ठीक है, बट दे डिड नॉट, बट दे डिड नॉट get the right to vote।
राइट टू वोट। ठीक है भाई, इंडियंस गोट द राइट टू बी टू डू, ये टू डू है भाई, बता दिया करो। ठीक है भाई, अब देखिए भारतीयों को भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का, बहस करने का मौका मिला भाई। चर्चा करने का, चर्चा करने का मौका मिला, लेकिन भारतीय वोट नहीं कर सकते भाई। लेकिन लेकिन वोट नहीं डाल सकते, लेकिन वोट नहीं डाल सकते भाई। ठीक है, क्लियर भाई। उसके बाद आगे बढ़ाएं भाई। नंबर ऑफ इंडियंस मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, अब लेजिस्लेचर थी जो हमारी केंद्रीय कार्यपालिका थी, इसके अंदर भी क्या की गई भाई, भारतीयों की संख्याओं को बढ़ा दिया गया। चलिए केंद्रीय विधायिका में अगला पॉइंट लिख लीजिए भाई। केंद्रीय विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में, विधायिका में, विधायिका में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया भाई। भारतीयों की, भारतीयों की, भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया भाई। ठीक है, केंद्रीय विधायिका में क्या किया गया भाई, भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की एंट्री होती है भारत के अंदर 1899 में, और ये कब तक रहेगा, 1905 तक भाई। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना सर लॉर्ड कर्जन। कौन है भाई, लॉर्ड कर्जन। इस टाइम पे क्या थे भाई, ये भारत के वायसराय बन के आते हैं, और सबसे बदनाम वायसराय, इसकी हम बात करें, सबसे बदनाम वायसराय था भाई। इसकी बात करें तो ये क्या था, ये सबसे बदनाम वायसराय था भाई। इसी के शासन के दौरान पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ भाई। क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की जाए, बंगाल के विभाजन की बात की जाए तो कब हुआ सर, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के अंदर। कब हुआ भाई, 1905 के अंदर हुआ। ठीक है, इसको अप्लाई कब किया गया भाई, जो निर्णायक तारीख थी ना, वो कौन सी थी भाई, वो थी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है भाई, 16 अक्टूबर 1905 को एक निर्णायक तारीख रही, और 16 अक्टूबर को हम क्या मानते हैं भाई, शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाते हैं।
किसके रूप में मनाते हैं भाई? शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 16 अक्टूबर 1905 को। कारण जानेंगे क्यों, हर एक पहलू पर बात होगी, क्यों कहते हैं इसको शोक दिवस और राखी दिवस की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। किस रूप में मनाते हैं भाई? शोक दिवस शोक दिवस और राखी दिवस। ठीक है, शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करने का कार्य करते हैं भाई। ठीक है, और यहीं पर एक राष्ट्रीय गीत गाया गया था भाई, आमार सोनार बांग्ला। कौन सा राष्ट्रीय गीत गाया? आमार सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला। आपसे पूछा जाएगा सर किसके द्वारा गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सर वर्तमान में ये किसका राष्ट्रीय गीत है? तो वर्तमान के अंदर ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है भाई। वर्तमान में किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। किसका? बांग्लादेश का भाई। किसका राष्ट्रीय गीत है भाई? वर्तमान में ये बांग्लादेश का क्या है डियर स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय गीत है भाई। और यहीं पर क्या किया गया था भाई, चर्चाएं करें। एक आंदोलन चला था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला भाई? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला 1905 के अंदर। कब चलता है भाई? 1905 के अंदर ये आंदोलन चलता है। इसी अधिनियम के द्वारा 1906 के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है भाई, सलीम अली और आगा खां के द्वारा की गई। सलीम अली और आगा खां के द्वारा। हेडक्वार्टर मुस्लिम लीग का भाई ढाका। वर्तमान में किसकी राजधानी है? सर बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। ठीक है, ये दोनों ढाका के क्या हुआ करते थे? सूबेदार हुआ करते थे भाई। 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन। ठीक है भाई, 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। ठीक है भाई, ये था हमारे अधिनियम। 3 अधिनियमों के बारे में चर्चा की है। अब 9 का, 19 का और 35 का रहता है भाई। ठीक है, वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां तक
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? सर सब कुछ क्लियर है? सर अध्यादेश बताना। अध्यादेश होता है भाई, बिना संसद के राष्ट्रपति एक ऐसा कानून लागू कर सकता है जिसमें संसद की कोई परमिशन नहीं होती। ठीक है, संसद बैठा नहीं होता किसी भी कारणवश से, जब संसद बैठा नहीं होता है तो उस टाइम पे जिस बिल को लागू किया जाता है वो अध्यादेश कहलाता है। दो व्यक्ति लागू कर सकते हैं, एक राज्यपाल एक राष्ट्रपति। राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213 के तहत, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के तहत क्या कर सकता है भाई, इस अध्यादेश को लागू करने का कार्य कर सकता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए बन जाता है भाई। ठीक है, तो यहीं पे बात करेंगे भाई, यहां पे हम चर्चा करेंगे ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज के सेशन का यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मुलाकात करते हैं भाई अगली क्लास के अंदर। ठीक है।